बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया है डॉक्टर सलमान शकूर कम्बो। बाब अवल किस्त नंबर 13। आज 2 साल बाद, आज 2 साल हो चुके हैं तुमसे जुदा हुए। 2 साल पहले ही वो सुहाना हुआ जब हम दोनों जुदा हुए थे। तुम्हारी जुदाई का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ, बहुत गहरा। इन 2 सालों में तुम और तुम्हारी यादें मुझसे मैं से ना निकल ही ना सकी। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ। मेरे घर के आंगन में लगे छोटे पौधे भी जवान हो गए और दरख्त बन गई, और अब तो वो फल भी देने लगे हैं। वो छोटे थे तो वो भी मेरा दर्द सुन लेते थे, मगर अब तो मेरा कद इनके सामने इतना छोटा है कि इन तक मैं अपनी आवाज़ भी नहीं पहुंचा सकती। इन दरख्तों पर तो चिड़िया भी चहकने लगी है। बाहर से खज़ां और खज़ां से कांटा, और फिर जाड़ा बदल जाता है। गर्मी में सब कुछ बदलता रहा है। मेरी नन्ही बिल्ली ने भी अब बड़ी हो चुकी है। वो भी अब मेरी बातें नहीं सुनती। जब वो छोटी थी तो इससे बातें कर लिया करती थी मैं, मगर वो 2 साल बीत गए हैं। बहुत कुछ बदल गया। अब मैं जब इससे बात करूँ तो वो म्याऊं म्याऊं करने लगती है। मेरी 10 डायरियाँ भर चुकी हैं। बेशतर इनके पेनों की नीबें ज़्यादा लिखने से उखड़ चुकी हैं। स्याही के बेशतर डिब्बियाँ खाली कर चुकी हूँ। मैं तुम्हारी याद में लिख लिख कर अपनी उंगलियों के पैरों पर निशान बन गए हैं। बहुत कुछ बदल गया है इन दोनों सालों में, मगर पता है मेरे सिवा सब बदल गया। मैं आज भी वैसी हूँ जैसे आज से 2 साल पहले थी। तुमसे जुदाई है वक़्त, बेबस, लाचार, मजबूर और बदकिस्मत। हीरा अपने घर के आंगन में बैठी अपनी डायरी लिख रही थी। खूबसूरत समा था, खुले गुलाब और इन पर खूबसूरत परिंदे चहक रहे थे। हर तरफ फूलों के महक रूह को तरोताज़ा कर देने वाली महक। एक अजीब ताजगी और सुकून का आलम था। मगर हीरा इस सब से किनारा कुश होकर बैठी किसी और ही दुनिया में गुम थी। वो इंक पेन को अपनी डायरी पर रगड़ रगड़ कर कुछ लिखने में महूर थी। जब मैं छोटी हुआ करती थी ना फैज़, तब एक दिन अम्मी और अब्बू की बातें सुनी थी। तब मुझे मालूम चला कि मेरे अब्बा ने तुम्हारे अब्बा के साथ क्या किया। छोटी थी, ज़्यादा समझ ना थी, मगर इतना ज़रूर जानती थी जो मेरे अब्बा ने किया था वो गलत था। तब मैंने खुद से वादा किया था कि जब मैं बड़ी होंगी तब इस तरह कभी नहीं करूँगी, और इस सारे वाक़े को ठीक कर दूँगी। अपने अब्बा से कहूँगी कि तुम्हारे अब्बा से माफ़ी मांगे। मैं सोचती थी कि बड़ी होकर मैं तुमसे मिलूँगी। फैज़, बचपन में कुछ साथ गुजारे पल फिर से ताज़ा करूँगी, मगर ये सब बचपन की सोचें थी। मैं जब बड़ी हुई तो ये दुनिया बदल चुकी थी। यूनिवर्सिटी से तुमसे मुलाकात हुई। बहुत दिल चाहा था तुमसे मिलने को, मगर हिम्मत ना हुई। वो सब याद आया मुझे, हमारी तब की आखिरी मुलाकात, जब हम दोनों पिंक पर झूल रहे थे। तुम पिंक पर बैठे थे और मैं तुम्हें झुला रही थी। तब मेरी अम्मी आई थी और कितनी बेदर्दी से हमें अलग किया था। तब मैंने सोचा था बड़ी होकर एक दिन वैसे ही तुम्हारे साथ पिंक पर झूलूंगी, और तब अम्मी और हम दोनों को नहीं रोक पाएगी। मगर फैज़, जानते हो वो सिर्फ बचपन की बातें ही थी, क्योंकि हकीकत सवराज से बहुत दूर हुआ करती है, बहुत दूर। तुमसे मुलाकात हुई तो अपने ही फैसले मुझे बुरे लगने लगे। मैं खुद को तुम्हारा मुजरम समझने लगी थी। इसी वजह से तुम्हारी दी हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेती थी। मैं हर तकलीफ़ उफ तक न कहती थी मैं कि शायद इससे तुम्हारा दर्द कम हो, तुम्हारी दिल को चैन मिले। मगर फैज़, मेरी अम्मी फिर से बीच आ गई। जैसे बचपन में पिंक हर झूले हम दोनों को अलग किया था, इस बार भी चुकी आई, और फिर तुम और मैं अलग अलग हो गए। फैज़, 2 साल जुदा हुए। बचपन में अलग होने के बाद तुम्हारे अब्बा तुम लोगों को ना जाने कहाँ ले गए थे, ना जाने कहाँ। मैं अक्सर पूछा करती थी अम्मी से, मगर वो मुझे टाल देती। फिर यूनिवर्सिटी में तुम्हें देखा तो झट से पहचान लिया। तुम वही थे, मेरे छोटे से फैज़। तुम्हारी शक्ल कैसे भूल सकती थी मैं। 7 साल का साथ था हमारा, और वो भी ज़िंदगी के पहले 7 साल। कहा जाता है कि बचपन की ज़िंदगी, इब्तदाई साल ही इसकी ज़िंदगी बनते हैं। वहीं
वही साल ही इसके ज़हन पर नक्श होते हैं और इसे दुनिया से आशना करते हैं। फैज़, मेरे 7 साल तुम थे, शायद इसलिए तुम्हें ना भूल सकी मैं। 2 साल पहले मलवाया था ज़िंदगी ने हम दोनों को, मगर अब जुदा कर दिया। एक उम्मीद इसलिए बैठी हूँ कि शायद ज़िंदगी हमें मिलने का मौका फिर से देगी, और फिर तुमसे माफ़ी मांगूंगी, तुम्हारे पाँव पड़ूंगी और तुमसे वही फैज़ मांगूंगी जो मेरा फैज़ था बचपन में। या इलाही, मेरा फैज़ मुझे लुटा दी। हीरा अब लिखते हुए रोने लगी थी। इसे हाथों में मज़ीद लिखने की हिम्मत ना रही थी। हाथ कपका रहे थे और अल्फाज और तहरीम गंगमगा रही थी। हीरा ने अपने आंसू समेटे और अपनी डायरी बंद कर दी और करीब पेन रख कर आसमान को देखने लगी। इश्क रुला दे, इश्क हंसा दे, इश्क के रंग तो अनमोल हैं, इश्क तो बिगड़ी बात बना दे, ऐसे इश्क के मामूल हैं, समझ ना आए नहीं है आसान, या इलाही या इलाही। तहरीम आईने के सामने खड़ी थी और नजरें फाड़ फाड़ कर खुद को देख रही थी। मैं एक बदनसीब लड़की हूँ, इसने खुद को गुस्से से देखते हुए कहा। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसकी असमत इब्ने आदम ने सरे बाजार लूट ली और इसे एक कमरे तक महदूद कर दिया। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसके बाप ने ये सुनते ही कि इसकी बेटी को दुरंदों ने नोच लिया है, अपनी ज़िंदगी दे दी। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसके बाप की मौत सिर्फ इसलिए हुई कि इसकी बेटी को किरदार पर दाग लग चुका है। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसे इस माशरे ने यह कह के ठुकरा दिया कि इसके किरदार पर दाग लग चुका है। ये जानते हुए भी कुछ होश के बेचारों ने इसे अपनी होश मिटाने के लिए इस्तेमाल किया, मगर नहीं, मैं एक बदनसीब लड़की हूँ, मैं मनहूस हूँ। वो खुद को नोचने लगी। मैं इनके घरों की बहू नहीं बन सकती, कोई मुझे काम पर नहीं रख सकता, मैं किसी जॉब नहीं कर सकती, जॉब जगह सिर्फ इसलिए कि मेरे किरदार पर दाग लग चुका है। वो आईने में अपने चेहरे को गौर से देख रही थी। देखो मेरी शक्ल को गौर से देखो, इसे क्या कहीं से एक आवारा लड़की लगती है। मैं जानती हूँ ये 2 साल मैंने किस अजियत में गुजारे। मैं जानती हूँ हर रोज़ जीती रही मैं, हर रोज़ मरी मैं। अगर खुदा का कोई रूप होता तो मैं चीख चीख के पूछती कि आखिर मेरे साथ ये जुल्म क्यों। मैं चिल्लाती कि ये नाइंसाफ़ी, या इलाही मेरे साथ क्यों। वो चीख पड़ी। चीखती हुई इसने ज़ोर से आईने पर हाथ मारा। क्रिश्चिश, यकदम से आईना टूट गया, करची करची हो गया और छोटे चोर टुकड़ों में बट कर ज़मीन पे में बिखर गया। एक टुकड़ा उड़कर इसके पाँव में जा लगा। हाँ, इसके मुंह में चीख निकली। मुबारक हो चौधरी साहब, आप फिर से बाप बनने वाले हैं। हकीम चौधरी हमायूं से क्लैन से कह रहा था। चौधरी हमायूं से क्लैन हकीम के दवाखाने में इसके सामने बैठे थे। हकीम की बात सुनते ही चौधरी का चेहरा खुशी से फुला नहीं समा रहा था। हकीम साहब, बेटा है या बेटी? चौधरी ने हकीम की बात सुनते ही कहा। चौधरी साहब, माँ के पेट में 3 अंधेरों में रब ने बच्चे को छुपा रखा है। इन 3 अंधेरों के पीछे की दुनिया रब ही जाने। बेटा होगा या बेटी, रब की मर्जी, वो जो भी देगा, चाहे बेटी दे चाहे बेटा, इन दोनों के बीच की चीज़। हकीम ने मुस्कुरा कर मतानत और आजिज़ी से कहा। अपनी ज़बान बंद कर। एक दिन चौधरी ने कहा, तूने सोच भी कैसे लिया कि खुदा मुझे एक बीच की चीज़ देगा? मैं चौधरी हमायूं से क्लैन हूँ, मेरी मर्दगानी की तारीफ हो हर कोठे की तवाफ़ करती है, और तू कहता है खुदा मुझे एक बीच की चीज़ दे सकता है? तेरी ज़बान ना काट दूँ मैं, जलील इंसान। चौधरी ने गुस्से से हकीम को देखा, मगर चौधरी साहब, हकीम ने कुछ बदलने की कोशिश की। हाँ, तुझे मेरे इस राज से आशनाई है। मैं जानता हूँ कि तू जानता है कि 7 साल कबल किया हुआ था, मगर वो सिर्फ तू, मैं, माज और खुदा जानते हैं। हम चारों के सिवा ये बात कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि 7 साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि 7 साल पहले मेरी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया था, मगर दुनिया से छुपा कर मैंने अपनी बेटी के साथ जो किया वो इसी लायक थी। हमने चौधरी हमायूं से क्लैन बेटियां पैदा करने के लिए नहीं है। चौधरी हमायूं से क्लैन शेर है और शेर ही पैदा करेगा। चौधरी हमायूं से क्लैन ने कहका लगाया और वहाँ से उठकर चला गया। एक दिन चौधरी, तेरा ये गरूर खाक होगा देखना। 7 साल पहले इस नन्ही जान के साथ तूने जो किया था, खुदा तकदीर और किस्मत तुझसे इसका बदला लेगी, और शायद ये बदला शुरू हो चुका है। 2 साल पहले तुम्हारे घर जो मफलूज बच्चे की पैदाइश हुई थी, शायद वो इसी का फल हो। और जो तूने गांव के गरीबों से किया और जो तूने इस मासूम बच्ची के साथ किया, खुदा तुझ से इसका बदला ज़रूर लेगा, हकीम ने कहा और ऊपर देखने लगा।
जख्मों से नढाल तहरीम सहन में तोते के पास आकर बैठ गई। हम बाप की वफात के बाद यही इसके साथ दुख दर्द का साथी था। वो अपना हर दुख इसे बताती, जमाने की बातों से जब उकता जाती तो यही तोता जिसका नाम इसने कैंची रखा हुआ था इसके दम का दुख मत दावा करता। आज फिर वो टूट कर इसके पास आई थी। कैंची, देखो ये दुनिया किस कदर जालिम है। पहले मुझसे मेरी असमत छीनी, इनको जरा बराबर खुदा का खौफ नहीं आया क्या? खुदा जाने आदम को इसीलिए बनाया कि वो हवा की बेटियों की अर्जी इज्जतें लुटाता रहे। मेरी असमत के साथ साथ मेरा सब कुछ चला गया। मेरे अब्बा, मेरे ख्वाब, मेरे ख्यालात, मेरी ज़िंदगी सब चले गए। तुम्हें तो पता है ना मेरे ख्वाबों का मैं कैसे करूँगी इनको पूरा। अब्बा ने अपने साथ मेरे ख्वाबों को भी मौत दे दी है। मैं एक मजबूर लड़की हूँ जिसने न सिर्फ अपने ख्वाबों को बल्कि अपने बाप को भी मौत दी। मेरे प्यारे बाबा मेरी वजह से ही मरे, मेरी वजह से सारी दुनिया भी मुझे ही इनकी कातिल जानती है और हकीकत भी शायद यही है। पिंजरे में बंद तोता इसकी बातें सुन रहा था जैसे वो इनको समझता हो। आहर काफ़ी देर चीखने के बाद जब दिल भरास निकल गई तो इसने खाने की तरफ देखा जो खाला जमीला इसे देकर गई थी। अचानक इसे अपने पैर पर दर्द का एहसास हुआ। गुस्से और तैश में इसे पाँव में चुभते कांच का एहसास ही नहीं हो रहा था। फिर जब दिल की भड़ास निकली, कांच का दर्द एहसास भी हुआ। तब इसने अपने पैर को देखा जो खून से भीगा पड़ा था। मैं हूँ बेबस और बेआसरा, तू ही दिखा कोई राह दे। मेरी ज़ात बिखरी है हर जगह, समेट मेरा हर जरा दे। तू ही तो मेरा है नगेबां, या इलाही या इलाही। भाई मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं ना। जीनत अपने भाई फैसल के साथ सड़क पर चल रही थी और इसका भाई फैसल इसे घसीट कर एक उफ ले जाना चाह रहा था। देखो मुझ पर यकीन नहीं, फैसल ने लाड से कहा। यकीन तो है ना आप पर भाई, मगर इस पर नहीं है। जीनत ने मुस्कुराकर फैसल को देखा। अपने भाई पर तो है ना। फैसल ने जीनत की गाल खींची। अल्लाह कितने टोची हो आप भाई, मैं अब छोटी नहीं रही। जीनत ने शर्माते हुए कहा। छोटी हो जाओ या बड़ी, मेरे लिए तो तुम हमेशा मेरी छोटी सी पारा सी बच्ची रहोगी। फैसल ने हंसकर कहा। आपका बस चले ना, आप तो मुझे आज भी छोटी सी बच्ची समझो और मेरी उंगली पकड़ो और उंगली पकड़कर सड़क पर न पार करो। जीनत हंसकर सड़क के बीच आ गई थी। एन इसी टाइम वक्त एक ट्रक तेज रफ्तारी से जीनत की तरफ आ रहा था। जिस लम्हे जीनत हंसती हुई सड़क के बीच पहुंची ट्रक इससे बहुत करीब आ चुका था। अब अगले लम्हे में वो शायद जीनत से टकराने वाला था।